अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, लर्न विद स्टूडेंट के इस स्पेशल वीडियो में आप सबको वेलकम। खैर, हम साथ मिलकर एक बहुत ही मशहूर और थोड़ा मुश्किल ड्रामा पढ़ेंगे। इसका नाम है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि 3 ड्रामों का एक सेट है। ये अमेरिकन ड्रामा निगार यूजीन ओनील का लिखा हुआ है। कहानी कुछ यूं है। एक अमेरिकन खानदान है जिसका नाम है मनोन। बाप सिविल वॉर से वापस आ रहा है। माँ बाप से नफरत करती है और किसी और से मोहब्बत करती है। बेटी अपने बाप से बहुत ज्यादा लगाव रखती है। बेटा अपनी माँ का दीवाना है। नतीजा कत्ल, खुदकुशी, बदला और खानदान का खातिमा। आज की वीडियो में हम ड्रामे का इंट्रोडक्शन, फिर कैरेक्टर्स, फिर पूरी कहानी की समरी और इसके बाद ड्रामे के थीम्स और सिंबल्स को क्रिटिकल एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए एक स्पेशल पैक भी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स होंगे। तो अपने सारे काम छोड़कर पेन और रजिस्टर निकाल लें ताकि साथ साथ नोट्स भी बन जाएं। अब हम मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही गहरा और कॉम्प्लेक्स ड्रामा है, लेकिन हम इसे आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्ले राइट यानी ड्रामा निगार के बारे में बात कर लेते हैं। यूजीन ओनील एक अमेरिकन ड्रामा निगार थे। इन्होंने 1920 में अपना पहला ड्रामा लिखा जिसका नाम बियॉन्ड द होराइजन था। यही ड्रामा था जिसने इन्हें पहली बार पुलित्जर प्राइज दिलाया, यानी ये एक बहुत बड़ा एजाज था। बाद में इन्होंने कई मशहूर ड्रामे लिखे जिनमें मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा भी शामिल है जो 1931 में आया। अब हम देखते हैं कि ये किस किस्म का प्ले है। यूजीन ओनील ने अमेरिकन थिएटर में एक नई किस्म की ड्रामा निगारी को मुतारिफ कराया जिसे हम 20th सेंचुरी रियलिस्टिक ड्रामा कहते हैं, यानी ऐसे प्लेस जो हकीकी जिंदगी के करीब हों। ओनील से पहले ये रियलिज्म यूरोप में मौजूद था, जैसे नॉर्वे के हेनरिक इब्सन जिन्हें रियलिज्म का बाप कहा जाता है, या रशिया के अंटोन चेखोव। इन प्ले राइट्स ने आम लोगों, आम सेटिंग्स और नफसियाती तौर पर गहरे ड्रामों पर जोर दिया। रियलिस्टिक ड्रामा की कुछ खास बातें होती हैं और वो ये हैं कि किरदार आम जिंदगी के होते हैं, हीरो नहीं। सेटिंग आम घर के कमरे जैसी होती है। कहानी से ज्यादा किरदारों के अंदरूनी जज्बात और किशमकिश इंपॉर्टेंट होती है। मकसद ये होता है कि ऑडियंस अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन इसमें देखें। ओनील पहले अमेरिकी ड्रामा निगार थे जिन्होंने इस रियलिज्म को अमेरिका में इंट्रोड्यूस कराया। उनसे पहले अमेरिकन प्लेज सिर्फ मेलोड्रामा या फार्स हुआ करते थे, यानी ज्यादा ड्रामाई और कम हकीकी। ओनील ने अपने वर्क्स में आम लोगों की जबान इस्तेमाल की। उन्होंने उन टॉपिक्स पर लिखा जिन्हें सोसाइटी नजरअंदाज करती थी, जैसे कि नशा, जिना, नफसियाती उलझने, नामीदी में उम्मीद। इन्होंने बाद में आने वाले बड़े ड्रामा नुगारों के लिए रास्ता बनाया, जैसे आर्थर मिलर जिन्होंने डेथ ऑफ ए सेल्समैन लिखा और टेनेसी विलियम्स जिन्होंने ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर लिखा। अब हम इस ड्रामे के हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। ये ड्रामा अमेरिकन सिविल वॉर के खत्म होने के वक्त का है, यानी जब अमेरिका में नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स की लड़ाई खत्म हो रही थी। लेकिन यहाँ ओनील सिर्फ जंग की बात नहीं कर रहे, वो उस नफसियाती यानी दिमाग में चलने वाली जंग की बात कर रहे हैं जो एक खानदान के अंदर लड़ी जा रही है। इसके लिए उन्होंने सिगमंड फ्रॉयड के आइडियाज इस्तेमाल किए हैं। फ्रॉयड एक मशहूर नफसियातदान यानी साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 2 बहुत अहम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया। अब हम फ्रॉयडियन साइकोलॉजी की इन 2 कॉम्प्लेक्सेस को थोड़ा गहराई में समझते हैं, क्योंकि ये ड्रामे की बुनियाद है। पहला है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फर्ज करें एक लड़का है। फ्रॉयड के मुताबिक 3 से 5 साल की उम्र में उसके अंदर अपनी माँ के लिए ना चाहते हुए भी मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं, यानी अनकॉन्शियसली, और वो अपने बाप को एक दुश्मन के तौर पर देखता है। ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट फेज है जो वक्त के साथ खत्म हो जाती है अगर घर का माहौल नॉर्मल हो। लेकिन अगर ट्रॉमा हो, मसलन बाप बहुत सख्त हो या माँ बहुत ज्यादा लगाव रखती हो, तो ये कॉम्प्लेक्स बड़े होकर भी रह सकता है। हमारे ड्रामे में ओरिन मैनो का किरदार इसका वाज़ेह नमूना है। वो अपनी माँ क्रिस्टीन से बहुत ज्यादा वाबस्ता है। वो अपने बाप इजरा और उनके बाद एडम ब्रांड से नफरत करता है, क्योंकि वो दोनों क्रिस्टीन के महबूब यानी लवर हैं। जब वो एडम ब्रांड को मारता है तो इसकी एक खफिया वजह यह भी है कि शायद अब उसकी माँ सिर्फ उसकी हो जाएगी। लेकिन जब क्रिस्टीन मर जाती है तो ओरिन की पूरी दुनिया टूट जाती है। दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स का ही लड़कियों वाला वर्जन है, यानी एक लड़की के अंदर अपने बाप के लिए ना चाहते हुए मोहब्बत के जज्बात होते हैं और वो अपनी माँ से जेलसी फील करती है। हमारे ड्रामे में लवीनिया मानन उसकी जिंदा मिसाल है। उसकी माँ क्रिस्टीन उससे नफरत करती है क्योंकि लवीनिया उसके नापसंदीदा शोहर की बेटी है। इसलिए लवीनिया का सहारा सिर्फ उसका बाप इजरा है। वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। वो कहती है, आप ही वो वाहिद मर्द हैं जिससे मैंने कभी मोहब्बत की है, मैं आप ही के साथ रहूंगी। जब उसका बाप मर जाता है तो उसकी सारी जिंदगी का मकसद बदला लेना बन जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि वो कभी अपने बाप से मोहब्बत के जज्बात से आजाद नहीं हो पाती। आखिर में जब वो अपने मंगेतर पीटर को चूमती है तो अचानक चीख उठती है, टेक मी एडम,
यानी उसके जहन में अब भी उसका बाप या उस जैसा मर्द एडम ब्रांट है। यहां तक कि वो अपनी मां की तरह बनने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार अपने घर में खुद को कैद कर लेती है, क्योंकि उसकी तकदीर ही यही है, हमेशा के लिए सोग मनाना। तो तब आपने देखा कि यह ड्रामा कितना गहरा है। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छुपे उन नफ्सियाती गहरे जज्बात की कहानी है जिन्हें फ्रॉड ने बयान किया था और जिन्हें ओनील ने एक अमरीकी खानदान के जरिए पेश किया है। अब मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में यही दोनों कॉम्प्लेक्सेस साफ दिखाई देते हैं। ओरिन मैनन के अंदर इडिपुस कॉम्प्लेक्स है, वो अपनी मां क्रिस्टीन से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। और लविनिया मैनन के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, वो अपने बाप इजरा से बेपनाह मोहब्बत करती है और अपनी मां से सख्त नफरत। यानी ड्रामे का सारा कॉन्फ्लिक्ट इन्हें पेचीदा साइकोलॉजिकल इमोशंस से पैदा होता है। ये प्ले एक ग्रीक प्ले की स्टोरी है जिसका नाम था दी ओरिस्टिया, जो कि लिखा था एस्किलस ने। इसलिए अब हम इस ग्रीक ट्रिलॉजी दी ओरिस्टिया को थोड़ा डिटेल में देखते हैं ताकि दोनों का कंपैरिजन क्लियर हो जाए। दी ओरिस्टिया 3 ड्रामों पर मुश्तमिल है। पहला ड्रामा है अगमेम्नॉन। इसमें बादशाह अगमेम्नॉन जंग से वापस आता है। उसकी बीवी क्लाइटेमनिस्ट्रा और उसका लवर एगिस्टस दोनों मिलकर उसे कत्ल कर देते हैं। कंपैरिजन, हमारे ड्रामे में एजरा मैनन AKA एगमेम्नॉन सिविल वॉर से वापस आता है और उसकी बीवी क्रिस्टीन AKA क्लाइटेमनिस्ट्रा और उसका लवर एडम ब्रांट AKA एगिस्टस मिलकर उसे जहर देकर मार देते हैं। दूसरा ड्रामा है द लाइबेशन बेरर्स। इसमें बादशाह के बच्चे इलेक्ट्रा और ओरिस्टीज अपने बाप के कत्ल का बदला लेते हैं। वो ओरिस्टीज अपनी मां क्लाइटेमनिस्ट्रा और उसके महबूब यानी लवर एगिस्टस को कत्ल कर देते हैं। कंपैरिजन, हमारे उस ड्रामे में लविनिया AKA इलेक्ट्रा और ओरिन AKA ओरिस्टीज अपने बाप के कत्ल का बदला लेते हैं। ओरिन एडम ब्रांट को मार देता है, जिसके बाद क्रिस्टीन खुदकुशी कर लेती है। तीसरा ड्रामा है ह्यूमैनिटीज। इसमें ओरिस्टीज पर उसकी मां के कत्ल का मुकदमा चलता है और आखिर में उसे माफ कर दिया जाता है। कंपैरिजन, हमारे ड्रामे का तीसरा हिस्सा द हॉन्टेड इससे मुख्तलिफ है। यहां कोई कानूनी मुकदमा नहीं होता, बल्कि एक नफ्सियाती मुकदमा होता है और ओरिन अपने ही गुनाहों के एहसास यानी गिल्ट से बर्बाद होकर खुदकुशी कर लेता है। अब सवाल यह है कि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ग्रीक प्ले की कॉपी होने के बावजूद रियलिस्टिक ड्रामा कैसे है? इसका जवाब यह है कि ओनील ने ग्रीक स्टोरी को एक मॉडर्न अमेरिकन खानदान की साइकोलॉजिकल स्टोरी में बदल दिया है। किरदारों की ख्वाहिशात, गुस्सा, मोहब्बत और बदला लेने की ख्वाहिश, ये सब वो फीलिंग्स हैं जिन्हें हर कोई समझ सकता है। हर कोई चाहता है कि उसे प्यार मिले, हर कोई अपने वालिदीन से मोहब्बत करता है और अगर उनके साथ नाइंसाफी हो तो बदला लेने का जज्बा पैदा होता है। यही चीजें इस ड्रामे को रियलिस्टिक बनाती हैं, चाहे इसका स्ट्रक्चर पुराना ही क्यों ना हो। अब एक टेक्निकल चीज है जो कि है ग्रीक कोर्स। कदीम यूनानी ड्रामों यानी एंशिएंट ग्रीक प्लेज में कोर्स हुआ करता था, यानी कुछ लोगों का ग्रुप जो कहानी पर तबस्सुरा यानी करता था। ओनील ने भी इस ड्रामे में यही चीज रखी है, लेकिन वो चीज मॉडर्न शक्ल में है। टाउन के कुछ लोग खास तौर पर सेथ बेकवेथ कोर्स का काम करते हैं। वो मैनन्स के राज जानते हैं, बातों से इशारे देते हैं और ऑडियंस को स्टोरी समझने में मदद देते हैं। यानी ओनील ने पुरानी तकनीक को नए अंदाज में इस्तेमाल किया है। ओनील ने इसी पुरानी कहानी को नया रूप दिया। उसने इसे एंशिएंट ग्रीस से हटा कर सिविल वॉर के बाद के न्यू इंग्लैंड में रख दिया। किरदारों के नाम भी बदल दिए, लेकिन उनके रिश्ते और जज्बात वही रखे। मसलन अगमेम्नॉन के लिए जनरल एजरा मैनन, क्लाइटेमनेस्ट्रा के लिए क्रिस्टीन मैनन, ओरेस्टीज के लिए ओरिन मैनन, इलेक्ट्रा के लिए लविनिया मैनन, एगिस्टस जो कि मां का महबूब था उसके लिए एडम ब्रांट। यानी हर किरदार का एक यूनानी काउंटर पार्ट है। इसे हम ग्रीक ट्रेजेडी की मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिटेलिंग कह सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये ड्रामा भी एक ट्रिलॉजी है, यानी 3 अलग मगर जुड़े हुए ड्रामे। पहले ड्रामे का नाम है होम कमिंग, दूसरे का नाम है द हंटेड, तीसरे का नाम है द हॉन्टेड। अब हर ड्रामे के अंदर एक्ट्स हैं। होम कमिंग में 4 एक्ट्स हैं, द हंटेड में 5 एक्ट्स हैं, द हॉन्टेड में 4 एक्ट्स हैं। सीन्स के लिहाज से एक ही अहम बात है, पूरे ट्रिलॉजी में सिर्फ एक ही जगह एक्ट को सीन्स में तकसीम किया गया है और वो है द हॉन्टेड के पहले एक्ट में। उस एक्ट में 4 सीन्स हैं, बाकी तमाम एक्ट्स में सीन्स की तकसीम नहीं है, वो एक ही सीन में चलते हैं। ये एक टेक्निकल बात है जो स्ट्रक्चर को समझने में मदद देती है। अब हम कैरेक्टर्स की लिस्ट को देखते हैं ताकि समरी से पहले आप सबको पता चल जाए कि कौन सा किरदार किया है और एक किरदार का दूसरे से क्या रिलेशन है। 1 ब्रिगेडियर जनरल एजरा मैनन, ये खानदान का सरबराह है। ये एक जनरल हैं जो सिविल वॉर से वापस आ रहा है। इसकी पर्सनैलिटी सख्त, परहेजगार और बज़ाहिर बेरहम है। इसके 2 बच्चे हैं, लविनिया और ओरिन। इसे अपनी बीवी क्रिस्टीन से मोहब्बत तो है, लेकिन दोनों का रिश्ता खराब है। इसे अपनी बेटी लविनिया से बहुत प्यार है। इसका एक भाई था डेविड, जिससे उसने रिश्ता तोड़ लिया था। यह किरदार कदीम यूनानी ड्रामे के अगमेम्नॉन के बराबर है। 2 क्रिस्टीन मैनन, ये एजरा मैनन की बीवी है
और लवीनिया और ओरिन की माँ है। यह बहुत खूबसूरत और जज्बाती औरत है। इसे अपने शौहर से नफरत है, लेकिन इसे अपने बेटे ओरिन से बहुत ज्यादा लगाव है। इसे अपनी बेटी लवीनिया से नफरत है। ये कैप्टन एडम ब्रांट के साथ मोहब्बत में पड़ जाती है और अपने शौहर को मारने की साजिश करती है। ये किरदार यूनानी ड्रामे की क्लिटेमनेस्ट्रा के बराबर है। 3 लवीनिया मैनन। ये इज़रा और क्रिस्टीन की बेटी और ओरिन की बहन है। शुरुओं में ये सख्त, बेलुत्फ और स्याह पोशाक पहनने वाली लड़की होती है। ये अपने बाप इज़रा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। ये अपनी माँ क्रिस्टीन से सख्त नफरत करती है। यह पूरे ड्रामे की एक तरह से ऑब्जर्वर है, सब राज जानती है और बदला लेने का प्लान भी यही डायरेक्ट करती है। ये किरदार यूनानी ड्रामे की इलेक्ट्रा के बराबर है। 4 ओरिन मैनन। ये इज़रा और क्रिस्टीन का बेटा और लवीनिया का भाई है। ये एक जवान फौजी है जो जंग से वापस आया है और जहनी तौर पर परेशान है। इसे अपनी माँ क्रिस्टीन से बहुत ज्यादा लगाव है। इसे अपने बाप से नफरत है। जंग ने इसके जहन पर गहरा असर डाला है। यह किरदार यूनानी ड्रामे के ओरिस्टीज के बराबर है। से कैप्टन एडम ब्रांट। ये एक खूबसूरत जहाज का कप्तान है। ये दरहकीकत डेविड मैनन, जो कि इज़रा का भाई है और एक फ्रांसीसी नर्स मरी ब्रांटोम का बेटा है। इसे पूरे मैनन खानदान से नफरत है क्योंकि उन्होंने इसकी माँ की मदद नहीं की थी। ये क्रिस्टीन मैनन का आशिक है और इज़रा से बदला लेने के लिए उसकी मदद करता है। 6 पीटर नाइल्स। ये ओरिन मैनन का दोस्त और हेजल नाइल्स का भाई है। यह एक नेक, शरीफ और खानदानी आदमी है। ये लवीनिया से मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। 7 हेजल नाइल्स। ये पीटर की बहन है। ये एक प्यारी पाकीज़ा लड़की है जो ओरिन से मोहब्बत करती है। 8 सेथ बेकविथ। ये मनु खानदान का वफादार नौकर और मददगार है। ये खास तौर पर लवीनिया का साथ देता है। ये टाउन के लोगों में एक गाइड की वैल्यू रखता है और अक्सर गाता रहता है। ये ड्रामे में ग्रीक कोर्स का किरदार अदा करता है, यानी ड्रामे के वाकयात पर तबस्सुरा करता है। अब कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स जिनका ताल्लुक घरानों से है। सबसे पहले मरी ब्रांटोम। ये अडाम ब्रांट की माँ है और डेविड मनोन की महबूबा है। उसके बाद है अबे मानोन। ये इज़रा और डेविड का बाप है और खानदान का सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट पर्सन है। फिर है डेविड मनोन। ये इज़रा का भाई और आडम ब्रांट का बाप है। इसके बाद टाउन के कुछ लोग जो कोर्स का काम करते हैं या गेपशप करते हैं। इसमें आमोस आमेस, लुइजा उसकी बेबी, मिनी, डॉक्टर ब्लेक, रेवरेंड हिल्स शामिल हैं। ये सब मिलकर एक सोशल बैकग्राउंड बनाते हैं और मैनन खानदान के सीक्रेट्स पर बात करते हैं। अब एक आसान रिलेशनशिप मैप देखते हैं। मेन फैमिली। इज़रा मैनन बाप, शादी, क्रिस्टीन मैनन माँ, इनके 2 बच्चे, लवीनिया बेटी और ओरिन बेटा। इज़रा का भाई डेविड मनोन, उसकी महबूबा मरी ब्रांटोम, इन दोनों का बेटा। कैप्टन एडम ब्रांट। अब मोहब्बत नफरत के रिश्ते। क्रिस्टीन आशिक, एडम ब्रांट ये रिश्ता खफिया है। लवीनिया मोहब्बत अपने बाप इज़रा से। ये ड्रामे में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स शो करती है। ओरिन मोहब्बत अपनी माँ क्रिस्टीन से और यह ड्रामे में ओइडिपस कॉम्प्लेक्स शो करता है। लवीनिया मंगेतर पीटर नाइल्स, लेकिन बाद में हॉरेंस पसंद हेजल नाइल्स, लेकिन शादी नहीं कर पाता। अब दुश्मनी के रिश्ते। क्रिस्टीन एंड एडम। दुश्मन इज़रा उसे मारते हैं। लवीनिया एंड ओरिन दुश्मन। क्रिस्टीन एंड एडम बदला लेते हैं। एडम दुश्मन, पूरा मैनन खानदान, पुराना बदला। अब कमेंटेटर्स। सेथ बेकविथ वफादार नौकर। टाउन के बाकी लोग, कोर्स का किरदार। तो अब आप सब कैरेक्टर्स को जानते हैं। याद रखें, ये एक साइकोलॉजिकल प्ले है, इसलिए हर किरदार की मोटिवेशन उसके अंदर छिपी हुई मोहब्बत, नफरत या हसद है। अब हम इन सब किरदारों को जहन में रखकर इस प्ले की समरी देखते हैं। समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। यह एक अमेरिकन खानदान मैनन की कहानी है जो सिविल वॉर के बाद अपने ही गुनाहों, राजों और नफ्सियाती उलझनों में फंसकर तबाह हो जाता है। माँ क्रिस्टीन अपने शौहर इज़रा से नफरत करती है और उसके कजन एडम ब्रांट के साथ मोहब्बत में पड़ जाती है। बेटी लवीनिया अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है और माँ से बदला लेना चाहती है। बेटा ओरिन जंग से जहनी तौर पर टूटकर वापस आता है और अपनी माँ का दीवाना है। नतीजा कत्ल, खुदकुशी और एक खानदान का मुकम्मल खातिमा। ये कहानी 3 हिस्सों में है। होमकमिंग बाप की वापसी, माँ का धोखा और कत्ल। द हंटेड बच्चों को सच्चाई का पता चलना, बदला और माँ की खुदकशी। द हॉन्टेड बच्चों पर गुनाह का बोझ, भाई की खुदकशी और बेटी का अपने आप को सजा देना। अब हम डिटेल से हर पार्ट देखते हैं। पार्ट 1 होमकमिंग घर वापसी। ये 1865 का मौसम बहार है। अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो रही है। जनरल इज़रा मैनन घर वापस आ रहे हैं। उनकी बेटी लवीनिया घर पर है। वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है। उसे शक है कि उसकी खूबसूरत माँ क्रिस्टीन एक जहाज के कप्तान आडम ब्रांट के साथ मोहब्बत में है। लवीनिया ने उन्हें न्यूयॉर्क में चूमते देखा था। लवीनिया सेथ नौकर से पूछती है तो पता चलता है कि आडम ब्रांट द्रासिल मनन खानदान का ही है। वो इज़रा मैनन के चचाजाद भाई का बेटा है जिसे खानदान ने निकाल दिया था। अब ब्रांट खानदान से बदला लेना चाहता है। लवीनिया अपनी माँ क्रिस्टीन से बात करती है।
क्रिस्टीन मान लेती है कि वो ब्रांट से मोहब्बत करती है। वो कहती है कि उसे अपने शौहर एजरा से नफरत है और लवीनिया इसी नफरत की पैदावार है। वो सिर्फ अपने बेटे ओरिन से मोहब्बत करती है। क्रिस्टीन ब्रांट से मिलती है और उसे एक मंसूबा बताती है कि उसके हस्बैंड एजरा का दिल कमजोर है। वो उसकी दवा की बोतल में जहर रख देगी जिससे ऐसा लगेगा कि दिल के दौरे से डेथ हुई है। ब्रांट इस पर राजी हो जाता है। एजरा घर वापस आता है। वो क्रिस्टीन से करीब होना चाहता है। वो रात एक साथ गुजारते हैं, लेकिन क्रिस्टीन को घिन आती है। सुबह होने से पहले क्रिस्टीन एजरा को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो ब्रांट से मोहब्बत करती है और कैसे ब्रांट एक मनौन है। एजरा गुस्से से दिल के दौरे का शिकार होता है। क्रिस्टीन उसे जहर वाली गोली देती है। एजरा मरने से पहले लवीनिया को पुकारता है और कहता है शी इज गिल्टी, यानी क्रिस्टीन कसूरवार है। लवीनिया जहर की बोतल ढूंढ लेती है। पार्ट 2 द हंटेड, शिकारी बने हुए। अब ओरिन जंग से वापस आता है। वो जहनी तौर पर परेशान है। जंग ने उसे मार डाला है। क्रिस्टीन उसे अपने करीब करने की कोशिश करती है ताकि वो लवीनिया की बात न माने। वो ओरिन को बताती है कि लवीनिया पागल हो गई है, लेकिन लवीनिया ओरिन को मना लेती है कि वो उनकी मां को देखे। क्रिस्टीन ब्रांट से मिलने उसके जहाज पर जाती है। लवीनिया और ओरिन छिपकर उनकी बातें सुनते हैं। क्रिस्टीन ब्रांट से कहती है कि लवीनिया को सब पता है, उन्हें भाग जाना चाहिए। वो साउथ सी आइलैंड्स जाने का मंसूबा बनाते हैं। कह सुनकर ओरिन को शदीद गुस्सा आता है। वो अपनी मां को अपने साथ उन्हीं जजीरों पर ले जाना चाहता था। क्रिस्टीन के जाने के बाद ओरिन गुस्से में ब्रांट को गोली मार देता है। वो और लवीनिया बचने के लिए जगह को लौट मार का निशाना बना देते हैं, यानी ऐसे लगे कि जैसे ब्रांट को चोरों ने मारा है। घर वापस आकर वो क्रिस्टीन को बताते हैं कि उन्होंने ब्रांट को मार डाला है। क्रिस्टीन टूट जाती है। ओरिन उसे कहता है कि अब वो दोनों खुश रह सकते हैं, लेकिन क्रिस्टीन कुछ नहीं बोलती। घर के अंदर जाती है और अपने आप को गोली मार लेती है। लवीनिया कहती है ये इंसाफ है, लेकिन ओरिन अपने आप को कसूरवार महसूस करने लगता है। पार्ट 3 द हॉन्टेड आसिब जिदा। एक साल बाद ओरिन और लवीनिया एक सफर से लौटते हैं। लवीनिया में हैरतअंगेज तब्दीली आई है। वो अब अपनी मां क्रिस्टीन जैसी खूबसूरत और पुरकशिश लगती है। ओरिन बिल्कुल उसके बराकिस बीमार और खौफजदा नजर आता है। लवीनिया अब पीटर नाइल से शादी करना चाहती है और खुशी से जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन ओरिन उसे रोकता है। वो गुनाह के एहसास में घिरा हुआ है। उसने एक दस्तावेज लिखी है जिसमें मनो खानदान के तमाम गुनाहों का रिकॉर्ड है। वो लवीनिया को डराता है कि अगर उसने पीटर से शादी की तो वो ये दस्तावेज सबको दे देगा। ओरिन पर एक अजीब नफ्सियाती कैफियत तारी है। वो लवीनिया से कहता है कि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें क्योंकि उनका कोई नहीं रहा। ये बात इंसेस्चुअस यानी नागवार अंदाज की है। लवीनिया को सख्त गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मर जाओ। ये सुनकर ओरिन को एहसास होता है कि उसकी मौत ही इंसाफ है। वो अपने कमरे में जाता है और अपने आप को गोली मार लेता है। अब सिर्फ लवीनिया बचती है। वो पीटर से शादी करना चाहती है, आखिर में खुशी पाना चाहती है, लेकिन जब वो पीटर को गले लगाती है तो अचानक चीख उठती है टेक मी एडम, यानी उसके जहन में अब भी उसका बाप या एडम ब्रांट है। उसे एहसास होता है कि वो कभी आम जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसके गुनाहों की सजा देने वाला कोई नहीं है, सो उसे अपने आप को सजा देनी होगी। वो फैसला करती है कि वो मनो के घर में अपने मुर्दा खानदान के साथ हमेशा के लिए खुद को कैद कर लेगी। वो सेथ से कहती है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दे और वो अंदर चली जाती है। इन शॉर्ट, पार्ट 1 बाप का कत्ल, मां और उसके महबूब ने किया। पार्ट 2 बदला, बेटे और बेटी ने मां के लवर को मारा, मां ने खुदकुशी की। पार्ट 3 गुनाह का बदला, बेटे ने खुदकुशी की, बेटी ने खुद को उम्र कैद की सजा दी। ये कहानी ग्रीक ट्रेजेडी की तरह है जहां किरदार अपने ही फैसलों के जाल में फंसकर तबाह हो जाते हैं। अब हम अगले हिस्से में इस ड्रामे के थीम्स और सिंबल्स को समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके सब थीम्स देखते हैं। थीम 1 फैमिली एंड फेट, यानी खानदान और उसकी तकदीर। इस ड्रामे में खानदान एक कैद खाना है। मनन खानदान एक ऐसे चक्कर में फंसा हुआ है जिससे निकलना नामुमकिन है। ये चक्कर शुरू हुआ डेविड मैनन और नर्स मरी ब्रांटोम के नाजायज ताल्लुक से। फिर अगली नस्ल में वही कुछ दोहराया गया, क्रिस्टीन का एडम ब्रांट के साथ ताल्लुक। फिर उससे अगली नस्ल, बच्चों के अपने वालिदैन के साथ नागवार जज्बात, यानी ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यानी हर नस्ल पिछली नस्ल के गुनाहों का खमियाजा भुगतती है। यहाँ फेट या तकदीर का तस्वुर ग्रीक ट्रेजेडी से आता है, लेकिन ओनील ने इसे नफ्सियाती बना दिया है। तकदीर अब कोई देवी नहीं बल्कि खानदान के नफ्सियाती रुझानात हैं। मनन्स अपनी ही जज्बाती जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वो चाहकर भी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते, सिर्फ नफरत, हसद और बदला ले सकते हैं। प्लॉट एंकर्स, टर्स ये ड्रामे के वो मौके हैं जहां ये थीम नजर आता है। टर्स, जब लवीनिया अपनी मां से कहती है कि तुमने मुझे अपने शौहर से नफरत की वजह से जन्म दिया, यही नफरत अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। थास, जब ओरिन कहता है कि वो अपनी मां क्रिस्टीन के साथ साउथ सी आइलैंड्स भाग जाना चाहता था,
बिल्कुल इसी तरह जैसे क्रिस्टीन एडम ब्रांट के साथ भागना चाहती थी। यही ख्वाहिशात दोहराई जा रही हैं। सब एग्जाम में कहने के लिए एक लाइन। O'Neill presents the Manon family as a victim of its own inherited psychological patterns, where the past inevitably haunts and determines the future, creating a modern Freudian version of Greek fate. Theme 2. झूठ और धोखा, lies and deceit. ये ड्रामा झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। हर किरदार किसी न किसी को धोखा दे रहा है। क्रिस्टीन अपने शौहर को धोखा देती है, लवीनिया अपने भाई को, ओरिन अपने आप को धोखा देता है कि वो अपनी मां का कसूरवार नहीं है। सबसे खतरनाक झूठ वो है जो इंसान अपने आप से बोलता है। झूठ का मकसद शुरू में सीक्रेट्स को छुपाना होता है, लेकिन आखिर में यही झूठ खानदान को तबाह कर देते हैं। सच्चाई सामने आने का खौफ हर किसी के जहन पर सवार रहता है। प्लॉट एंकर्स। क्रिस्टीन का इजरा के सामने अपने ताल्लुक और कत्ल के मंसूबे को छुपाना। तो लवीनिया का ओरिन को शुरू में पूरा सच न बताना, बल्कि उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ मुतवज्जह करना। 30. ओरिन का अपने आप से ये झूठ बोलना कि उसने ब्रांट को इंसाफ के लिए मारा, जबकि दरहकीकत उसका रीजन उसकी अपनी मां थी। एग्जाम लाइन। इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा, lies are not just tools of deception, but the very foundation of the Manon household, ultimately leading to its complete psychological and physical destruction. Theme 3. जिनसी ख्वाहिशात और दबाव, सेक्स एंड लस्ट। ये ड्रामा एक पुरिटान स्ट्रिक्ट रिलीजियस सोसाइटी की कहानी है, जहां जिनसी ख्वाहिशात को दबा कर रखा जाता है। लेकिन जब ख्वाहिशात को दबाया जाता है तो वो बदसूरत और तबाहकुन शक्लें इख्तियार कर लेती हैं। यहाँ जिनसी ताल्लुकात मोहब्बत की बजाय ताकत, बदला और कंट्रोल का जरिया बन जाते हैं। क्रिस्टीन अपने शौहर से बदला लेने के लिए ब्रांट के साथ ताल्लुक रखती है। लवीनिया और ओरिन के जज्बात अपने वालिदैन की तरफ मुड़ जाते हैं, जो इंसेस्चुअस हैं। ये सब इस मुआशरती दबाव का नतीजा है, जहां कुदरती जिनसी इजहार को गुनाह समझा जाता है। प्लॉट एंकर्स। कर्स, डेविड मैनन और मरी ब्रांटोम का असल गुनाह, जो खानदान की तमाम मुसीबतों की जड़ बनता है। टोस, लवीनिया का अपने मंगीतर पीटर को चूमते हुए अचानक एडम कहे उठना, जो उसके बाप के लिए उसके पोशीदा जिनसी जज्बात को जाहिर करता है। 3. ओरिन का अपनी बहन लवीनिया के सामने इंसेस्चुअस इशारे करना, जो उसकी मां के लिए मोहब्बत का बिगड़ा हुआ रूप है। Exam line. O'Neill explores how oppression in a Puritan society distorts natural desires into destructive forces like adultery, incestuous fixation, and using sex as a weapon for revenge. Theme 4. इंसाफ और बदला, justice and revenge. ये ड्रामा इंसाफ के बारे में एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या जाती बदला लेना इंसाफ है? ग्रीक असल में ऑरेस्टीज और इलेक्ट्रा अपनी मां को इसलिए मारते हैं कि ये इंसाफ है, लेकिन ओनील के ड्रामे में ओरिन और लवीनिया के मोटिव्स साफ नहीं है। क्या लवीनिया वाकई इंसाफ चाहती है या सिर्फ अपनी मां से अपने बाप की मोहब्बत का बदला ले रही है? क्या ओरिन ब्रांट को इंसाफ के लिए मारता है या इसलिए कि वो अपनी मां का लवर है? सबसे अहम बात, इस ड्रामे में इंसाफ का निजाम अदालत नहीं, बल्कि खुद किरदारों का अपना एहसास जुर्म है। वो कानूनी सजा से बच जाते हैं, लेकिन नफ्सियाती सजा से नहीं बच पाते। आखिर में लवीनिया खुद को सजा देती है, क्योंकि उसे सजा देने वाला कोई नहीं बचा। प्लॉट एंकर्स। साइकीक, लवीनिया का अपने बाप के मरने के बाद क्रिस्टीन से कहना ये इंसाफ है। जज, ओरिन का कानून की किताबें पढ़ना और जुर्म और सजा के कानून में सुकून ढूंढना। 3. लवीनिया का आखिरी फैसला, जिसमें वो कहती है कि कोई नहीं बचा मुझे सजा देने के लिए, सो मुझे खुद ही अपने आप को सजा देनी होगी। एग्जाम लाइन. The play replaces the Greek concept of divine or legal justice with an internal psychological one, where the characters become their own judges and executioners, proving that self-inflicted punishment is the ultimate modern fate. Theme 5. मौत और सोग, डेथ। मौत सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल कैफियत है जो इस ड्रामे पर छाई हुई है। कहर एक मकबरा लगता है, किरदार जज्बाती तौर पर मुर्दा है। जंग के बाद के सदमे ने ओरिन को ज़हनी तौर पर मार डाला है। खुदकुशी एक हल बन जाती है, लेकिन ओनील ये भी दिखाता है कि जिंदा रहकर गुनाह के एहसास में जलना मौत से भी बदतर है। लवीनिया का आखिर में जिंदा रहने का फैसला दरहकीकत एक किस्म की जिंदा मौत है। वो अपने मुर्दा खानदान के साथ एक कब्र में जिंदा रहेगी। प्लॉट एंकर्स। थेस, ड्रामे का टाइटल ही मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है, यानी सोग ही इलेक्ट्रा यानी लवीनिया की तकदीर है। दोस्त, ओरिन का जंग के बारे में कहना कि उसने महसूस किया कि वो एक ही आदमी को बार बार मार रहा है और वो आदमी वो खुद था, ये जज्बाती मौत का इजहार है। 3. लवीनिया का घर की खिड़कियां बंद कराने और खुद को अंदर कैद कर लेने का फैसला, जो एक डेथ सिंबल है। एग्जाम लाइन. Death in the play is not merely physical, but a pervasive atmosphere of emotional decay and living damnation, where the characters are trapped in a state of perpetual mourning, more alive to their guilt than to life itself.
अब हम एक एक करके सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल 8, घर, द हाउस। मनन का घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पूरे खानदान की अलामत है। ये घर एक मकबरे की तरह है, सफेद, बड़ा, पुरअसरार और बेजान। जैसा कि क्रिस्टीन कहती है, ये एक व्हाइटेड सेपुल्चरे है, यानी बाहर से खूबसूरत, अंदर से मुर्दा। ये घर पुरिटन ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है, सख्त, बेरहम जज्बात से खाली। साथ ही ये घर खानदान के सीक्रेट्स का मुहाफिज भी है। हर नस्ल इसी घर में पलती और इसी में तबाह होती है। आखिर में लवीनिया खुद को इसी घर में कैद कर लेती है, जिससे ये जाहिर होता है कि वह खानदान की लानत से कभी आजाद नहीं हो सकती। एंकर्स यानी ये सिंबल स्टोरी में कहां कहां नजर आता है। फर्स्ट, ड्रामे का आगाज और इख्तिताम उसी घर के सामने होता है। तो क्रिस्टीन का घर को मकबरा कहना। 3, लवीनिया का आखिरी फैसला, घर की खिड़कियां बंद करवाकर खुद को अंदर कैद कर लेना। एग्जाम लाइन, द मैनन हाउस सर्व्स एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ द फैमिली इटसेल्फ, a cold, sepulchral and isolating structure that both contains and reflects their Puritan repression, hidden secrets, and inescapable doom. Symbol 2, जजीरे, islands. जजीरे इस ड्रामे में बहुत अहम अलामत हैं। यह फिरार, पनाह और खालिस जज्बात की अलामत हैं, और इन जंग के दौरान इन जजीरों के बारे में सोचकर ही जिंदा रहता है। क्रिस्टीन और ब्रांट इन्हीं जजीरों पर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन यही जजीरे नस्ली तअस्सुब की अलामत भी बन जाते हैं। मनस जजीरे वालों को वहशी और कमतर समझते हैं। ये उनकी खुद पसंदी और दूसरों से अलहदगी को जाहिर करता है। आखिर में मैनन्स खुद ही एक जजीरा बन जाते हैं, जमीन पर अलग थलग, किसी से जुड़े हुए नहीं। एंकर्स क्योंकि और इनका अपनी मां से कहना कि वह उन्हें ब्लेस्ड आइलैंड्स पर ले जाए, तो क्रिस्टीन के मरने के बाद और इनका उसे खुया हुआ जजीरा कहना। एग्जाम लाइन, islands function as a complex symbol of both escapist fantasy and ingrained prejudice, representing the Manon family's longing for purity and freedom, which is ultimately corrupted by their own isolationist and superior mindset. Symbol 3, masks. मनन खानदान के हर फर्द का चेहरा एक मास्क की तरह है, बेजज्बा, पत्थर जैसा, राजों से भरा हुआ। ये मास्क ग्रीक ट्रेजेडी से लिया गया है, जहां अदाकार मुख्तलिफ जज्बात जाहिर करने के लिए मास्क पहनते थे, लेकिन यहां मास्क जज्बात छुपाने के लिए है। हर मनन दूसरे को देखता है और उसके मास्क के पीछे छुपे हकीकी जज्बात को जानना चाहता है, लेकिन वह खुद अपना मास्क नहीं उतार सकता। एंकर्स केस ड्रामे में बार बार किरदारों के मास्क लाइक फेसेस का जिक्र। डो क्रिस्टीन का घर को पागन मंदिर पर एक मासिक कहना। थैस ने लवीनिया का अपने बाप के मरने के बाद भी अपने जज्बात छुपाना, एक मास्क पहने रखना। एग्जाम लाइन, द रिकरिंग मोटिफ ऑफ मास्क लाइक फेसेस symbolizes the Manon family's emotional repression, their inability for genuine connection, and their performative existence, where true feelings are always hidden behind a facade. Symbol 4, bel hair. खवातीन के बाल इस ड्रामे में उनकी निस्वानियत और जिनसी आज़ादी की अलामत है। क्रिस्टीन के चमकदार, तानबे जैसे बाल उसकी कशिश और जिनसी ताकत को जाहिर करते हैं। शुरुओं में लवीनिया अपने बाल सख्त बांधती है, जो उसकी जज्बाती और जिनसी दबाव की अलामत है, लेकिन जजीरों से वापसी पर वह अपने बाल ढीले छोड़ देती है, बिल्कुल अपनी मां की तरह। यह उसकी नई दरियाफ्त करदा नेचर और अपनी मां के रूप में ढल जाने की अलामत है। एंकर्स तेग लवीनिया की तब्दीली, सफर से पहले सख्त बंधे बाल, सफर के बाद ढीले और खूबसूरत बाल। ट्रोसाएं मर्द किरदारों का खवातीन के बालों की तरफ मुतवज्जे होना, जैसे ब्रांट का क्रिस्टीन के बालों की तारीफ करना। थ्रीन और इनका लवीनिया के बालों में हाथ फेरना, जो उसके इंसेस्चुअस जज्बात को जाहिर करता है। एग्जाम लाइन, women's hair in the play acts as a clear symbol of their sexuality and emotional state. Its styling, whether tightly bound or loosely flowing, visually charts a character's repression or liberation. Symbol 5, गीत व शांति, द चांटी, शेनंदुआ। नौकर सेथ का बार बार गाना शेनंदुआ महज एक गीत नहीं बल्कि मौत और तकदीर की अलामत है। ये गीत हमेशा किसी हॉरिबल इवेंट से पहले गाया जाता है, जैसे कोई पैशन गोई यानी प्रोफेसी। ये ग्रीक ट्रेजेडी में कोर्स के काम की तरह है, वाकयात पर तबसरा और आने वाले सैड इवेंट्स की तरफ इशारा। ये गीत सफर, दूर दराज की ख्वाहिश और नाकाबिल वापसी तब्दीली की भी अलामत है। ये मनन्स की अपनी तकदीर की तरफ सफर को जाहिर करता है, जिससे वह वापस नहीं आ सकते। एंकर्स सेथ का इजरा की वापसी से पहले ये गीत गाना, ब्रांट के कत्ल से पहले चैंटीमन का एक गमगीन गीत गाना, लवीनिया के घर में खुद को कैद करने से पहले सेट का आखिरी बार ये गीत गाना। एग्जाम लाइन, द रिकरिंग फोक सॉन्ग शेनंडोआ functions as a modern Greek choral device, symbolizing fate, foreshadowing tragedy, and echoing the characters' longing for escape and their inevitable journey towards death. Motive आंखें eyes,
मोटिव कहते हैं एक चीज का या किसी आइडिया का बार बार रिपीट होना। आंखें एक मुसलसल मोतीफ है जो खौफ, गुनाह और निगरानी को जाहिर करती हैं। मनन से एक दूसरे की आंखों में देखकर सच्चाई जानना चाहते हैं। तस्वीरों में बुजुर्गों की आंखें जिंदा लोगों को गुहूरती महसूस होती हैं। गविया व उनके गुनाहों पर नजर रखे हुए हैं। एजरा क्रिस्टीन से अपनी आंखें बंद करने को कहता है ताकि वह उसकी बेहिस्सी न देख सके। एंकर्स, क्रिस्टीन का तस्वीरों में बुजुर्गों की आंखों से खौफजदा होना। एजरा का क्रिस्टीन से उसकी आंखें बंद करने की दरख्वास्त और इनका कहना कि उसे हर तरफ मुर्दा फौजियों की आंखें नजर आती हैं। एग्जाम लाइन: The motif of eyes underscores the themes of guilt, surveillance, and the desperate search for truth in a family where everyone is watching and being watched. Yet true sight and understanding are impossible. हम इस ड्रामे को अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी बातें यानी क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। 1. सेटिंग। सबसे पहले सेटिंग की बात करते हैं। ड्रामे का वक्त और जगह एक खास वजह से चुनी गई है। ये 1865 to 1866 का न्यू इंग्लैंड है, जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई थी। ये सेटिंग क्यों अहम है? न्यू इंग्लैंड पुरिटन लोगों ने आबाद किया था, यानी बहुत सख्त मजहबी ख्यालात वाले लोग। ये लोग इमोशंस और अपने जज्बात जाहिर करने पर बहुत पाबंदियां लगाते थे। मनो खानदान उसी वर्षे का नतीजा है। वो बाहर से बहुत अच्छे और बाइज्जत लगते हैं, लेकिन अंदर से खराब हैं। सेटिंग का एक और अहम पहलू यह है कि सिविल वॉर भी एक घरेलू जंग थी। इसमें भाई ने भाई को मारा, खानदान बट गए। यही सूरत हाल मानोन खानदान के अंदर देखने को मिलती है। माँ बाप, बेटा बेटी सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। कवजा बड़ी जंग खत्म हुई तो छोटी घरेलू जंग ने इसकी जगह ले ली। और फिर मनन गहर की बात है। ये घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि खुद एक किरदार की तरह है। ये एक टूम्ब या कब्र की तरह लगता है, सफेद, बड़ा, खामोश और मौत से भरा हुआ। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है, हम गहर के अंदर गहराई में जाते जाते हैं। शुरू बाहर लॉन से होता है, फिर सिटिंग रूम में आते हैं, फिर स्टडी में, और आखिर में बेडरूम तक पहुंचते हैं। ये सफर दर हकीकत खानदान के सीक्रेट्स के मरकज तक सफर है। आखिर में लवीनिया खुद को उसी गहर में कैद कर लेती है। अब ये गहर उसकी कब्र बन जाता है। 2. टोन एंड राइटिंग स्टाइल। अब हम ड्रामे के टोनी और राइटिंग स्टाइल की तरफ आते हैं। ड्रामे का बुनियादी लहजा मेलोड्रामेटिक और डार्क है। डायलॉग्स में बहुत शदीद जज्बात हैं। कैरेक्टर्स एक दूसरे पर बहुत बड़े इल्जाम लगाते हैं, सुसाइड और मर्डर की धमकियां देते हैं। यहां तक कि लव के लहमात भी अजीब और इंसेस्टुअस महसूस होते हैं, जैसे ओरिन और इसकी मां का रिश्ता। लेकिन नरेटर, यानी वह आवाज जो स्टेज डायरेक्शंस लिखती है, उसका लहजा बिल्कुल डिटैच्ड और ऑब्जेक्टिव है। वो बहुत डरावने वाकयात को भी बहुत सादा अल्फाज में बयान करती है। मिसाल के तौर पर क्रिस्टीन गिव्स हिम द पॉइजन। ये कॉन्ट्रास्ट ड्रामे के इफेक्ट को और गहरा कर देता है। कैरेक्टर्स के जज्बाती तूफान के पीछे एक खामोश, नाकाबिले तब्दीली फेट खड़ी नजर आती है। लिखने का अंदाज आमतौर पर सिंपल और डायरेक्ट है, लेकिन जब कैरेक्टर्स ज़हनी दबाव में होते हैं तो इनके डायलॉग सरील और पुरअसरार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एजरा अपनी मौत से पहले क्रिस्टीन से कहता है, "This house is not my house, this is not my room nor my bed. They are empty waiting for someone to move in, and you are not my wife." ऐसा लगता है वह किसी और ही दुनिया की बात कर रहा है। दरहकीकत वह ये कह रहा है कि उसके और क्रिस्टीन के दरमियान कोई रिलेशनशिप बाकी नहीं रहा। ये स्टाइल ज़हनी डिसऑर्डर्स और इमोशनल डिस्टेंस को जाहिर करता है। 3. क्लाइमैक्स। ड्रामे का क्लाइमैक्स गया है जब क्रिस्टीन मैनन को पता चलता है कि उसके बच्चों ओरिन और लवीनिया ने उसके महबूब एडम ब्रांट को मार डाला है, तो वह इस सदमे से खुदकुशी कर लेती है। ये पूरे ड्रामे का वह टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद खानदान का मुकम्मल तबाही की तरफ सफर तेज हो जाता है। 4. टाइटल। अब ड्रामे के टाइटल की तरफ आते हैं। मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। इस टाइटल का क्या मतलब है? ये टाइटल दो तरह से समझा जा सकता है। पहला मतलब, मॉर्निंग इलेक्ट्रा के लिए सूटेबल है। बिकम्स यहां लुक्स गुड ऑन के मानों में है। जैसे हम कहते हैं रेड बिकम्स हर, यानी लाल रंग उस पर अच्छा लगता है। इसी तरह सियाह रंग सोग और अफसुर्दगी, ये सब इलेक्ट्रा यानी हमारी लवीनिया के लिए सूटेबल है। ये उसकी डेस्टिनी है। दूसरा मतलब, मॉर्निंग इलेक्ट्रा बन जाता है, यानी मॉर्निंग उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। वो खुद मॉर्निंग की शक्ल बन जाती है। खुशी, प्यार, रोशनी, ये सब किसी दूसरी लड़की की कहानी है। लवीनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग ही बाकी रह जाता है। ओनील खुद कहते हैं कि इनका मतलब ये था कि मॉर्निंग बिफिट्स इलेक्ट्रा, ये उसकी फेट है। 4. एंडिंग। अब हम ड्रामे के एंडिंग को समझते हैं। खानदान के सब मर जाने के बाद लवीनिया के पास 3 रास्ते थे। पहला, पीटर से शादी करके आम जिंदगी गुजारना। दूसरा, लॉ के हवाले करना या भाग जाना। तीसरा, अपने आप को सजा देना। वो तीसरा रास्ता चुनती है, लेकिन वह क्यों चुनती है? इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह, उसे फील होता है कि उसे पुनिश करने वाला कोई नहीं बचा, न कोर्ट, न सोसाइटी, न गॉड, कुछ नहीं। दूसरी वजह,
गिल्ट का फीलिंग उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। तीसरी वजह, अगर वह पीटर से शादी करेगी तो मैनन खानदान का कर्ज पीटर को भी तबाह कर देगा, लिहाजा वह अपने आप को जज बनाकर सजा सुनाती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन अ लिविंग टूम्ब। वो घर की खिड़कियां बंद करवा देती है, फूलों को फेंकवा देती है और अंदर चली जाती है। यह उसकी सिंबॉलिक डेथ है। वो जिस्मानी तौर पर जिंदा है, लेकिन रूहानी और जज्बाती तौर पर मुर्दा। उसका मकसद यह कि कर्स उसके साथ ही खत्म हो जाए, किसी और तक न पहुंचे। ये एंडिंग ग्रीक ट्रेजेडी से बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रीक असल में आखिरी ड्रामे में कोर्ट कायम होती है और कैरेक्टर को फॉरगिवनेस मिल जाती है, लेकिन यहाँ कोई फॉरगिवनेस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, सिर्फ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट है। ये मॉडर्न दौर का साइकोलॉजिकल प्रिजन है, सैंक एल्यूजियों। और आखिर में ड्रामे में इस्तेमाल होने वाले लिटरेरी और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। ओनील ने ड्रामे में 3 बड़े रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं। पहला रेफरेंस है ग्रीक ट्रिलॉजी द ओरिस्टिया। ये ड्रामा इसकी मॉडर्न वर्जन है। हर कैरेक्टर, हर इवेंट का ग्रीक मुकाबला है। अगामेम्नॉन का मुकाबला इज़रा मैनन है, क्लाइटेमनेस्ट्रा का क्रिस्टीन मैनन है, ओरेस्टीज का ओरिन मैनन है, इलेक्ट्रा का लविनिया मैनन है, एगिस्टस का एडम ब्रांट है। लेकिन फर्क यह है, ग्रीक ड्रामे में गॉड्स और फेट हर चीज कंट्रोल करते हैं। ओनील के ड्रामे में साइकोलॉजी और फैमिली पैटर्न्स हर चीज कंट्रोल करते हैं। दूसरा बड़ा रेफरेंस है फ्रॉइडियन साइकोएनालिसिस। ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ड्रामे की बुनियाद है। ओरिन और लविनिया के अपने पेरेंट्स के लिए फीलिंग्स इन्हीं थियरीज की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तीसरा रेफरेंस है प्यूरिटनिज्म। न्यू इंग्लैंड के पुरिटान वर्से ने मैनॉन्स के इमोशनल रिप्रेशन और सप्रेशन को जन्म दिया है। यही वह एटमॉस्फेयर है जिसमें यह ड्रामा परवान चढ़ता है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के तौर पर अमेरिकन सिविल वॉर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये एक सिंबल है। जैसे मुल्क ने अपने आप को जख्मी किया, वैसे ही मनोन्स अपने आप को तबाह करते हैं। अब हम एक ऐसा पैक तैयार करते हैं जिसे आप मेमोराइज कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। पार्ट 1, एग्जाम 1 लाइनर्स याद रखने वाली लाइनें। 1. O'Neill transforms the Greek concept of fate into modern psychological determinism, where family patterns, not gods, dictate destiny. 2. The Manor House is not merely a setting, but a symbol of the family itself, a sepulchre masking Puritan repression and hidden sins. 3. Lavinia's journey from a repressed daughter to a vengeful force, and finally to a self-punishing prisoner, completes the play's tragic cycle of justice. 4. Freudian psychology is the engine of the plot, with the Oedipus and Electra complexes driving the central conflicts and character motivations. 5. The Civil War backdrop externalizes the internal familial war, reflecting how national trauma mirrors domestic disintegration. 6. Islands symbolize both the unattainable fantasy of escape and the ingrained prejudice that ultimately isolates the Manons from the world. 7. Lies and self-deception are the primary weapons in the Manon household, leading not to protection, but to total psychological destruction. 8. In the absence of divine or legal justice, the characters become their own judges, with guilt serving as the ultimate punishment. 9. The mask-like faces of the Manons visually represent their emotional repression and inability for genuine human connection. 10. The play's title signifies that mourning is not just Electra's duty, but her fundamental identity and inescapable fate. Part 2. Long questions and answer templates. Question 1. Mourning Becomes Electra is a modern psychological tragedy, not a mere retelling of a Greek myth. Discuss. Answer template. While O'Neill's trilogy borrows its structure and characters from Aeschylus's Oresteia, it fundamentally reinterprets the tragic form by replacing supernatural fate with Freudian psychology, shifting the conflict from external gods to internal family dynamics, and substituting legal justice with self-inflicted psychological punishment, thus creating a distinctly modern tragedy. Outline. Introduction. Acknowledge the Greek source but state the shift to modern psychology. Point 1. Fate versus psychology. Greek fate, God's curses, modern determinism, Oedipus-Electra complexes, hereditary patterns. Point 2. Conflict. Greek, divine law versus human law, modern internalized guilt, repressed desires, family warfare. Point 3. Justice and resolution. Greek, establishment of civic court and divine forgiveness. Modern, internal guilt, self-punishment, no closure. Lavinia's self-imprisonment. Conclusion. O'Neill uses the Greek framework to explore 20th century concerns of the self, making the tragedy intimate and psychological. Question 2. Analyze the character of Lavinia Manon as the central force of the trilogy. Answer template. Lavinia Manon evolves from a repressed embodiment of Puritan duty into a vengeful actor driven by her Electra complex, and finally into a self-aware architect of her own punishment,
making her not just a character, but the structural and thematic core through which O'Neill explores justice, repression, and tragic fate. Outline. Introduction. Position Lavinia as the protagonist whose arc defines the trilogy. Point 1. The daughter. Repression. Motivated by Electra-complex love for father, hate for mother, symbolized by tight hair, black dress, mask-like face. Point 2. The Avenger. Action. Becomes the director of revenge after Ezra's death, manipulates Orin, orchestrates Brant's murder, assumes a masculine, commanding role. Point 3. The Heir and Prisoner. Punishment. Transforms into Christine's image, hair, green dress after the islands. Realizes the curse is internal. Chooses self-imprisonment as the only valid justice. Conclusion. Her journey from repression to action to doomed awareness encapsulates the play's tragic themes. Question 3. How does O'Neill use symbols to reinforce the major themes of the play? Answer. Template. O'Neill employs a network of powerful symbols, the house, islands, masks, hair, and the chanty Shenandoah, to visually and audibly reinforce his central themes of entrapment, escapist fantasy, emotional repression, awakening, and inevitable fate, thereby deepening the psychological impact of the drama. Outline. Introduction. Symbols as essential carriers of meaning in the play. Point 1. The house. Theme of family and entrapment. Symbolizes the Mannons. A beautiful facade, a tomb-like interior, a prison. Point 2. Islands and hair. Theme of repression. Islands, fantasy of freedom, later rejected due to prejudice. Hair, Lavinia's tight bun, repression versus loose hair, awakening. Point 3. Masks and the chanty. Theme of fate and concealment. Mask-like faces, hiding true emotions, family uniform. Shenandoah functions as a Greek chorus, foreshadows doom. Conclusion. These symbols create a dense, poetic layer that makes the themes tangible and unforgettable. Question 4. The search for justice in Mourning Becomes Electra leads only to more crime and deeper guilt. Comment. Answer. Template. The trilogy systematically dismantles the concept of righteous vengeance by demonstrating that each act undertaken in the name of justice, Ezra's patriarchal control, Christine's murder, the siblings' revenge, is corrupted by personal motive and unleashes a chain of greater crimes culminating in a justice that is neither legal nor divine, but internal and self-destructive. Outline. Introduction. Present the cycle of vengeance as the plot's engine. Point 1. Christine's justice. Murder of Ezra is framed as escape from a prison, but is motivated by lust and hate, not justice. Point 2. Lavinia and Orin's justice. Killing Brant and exposing Christine is driven by jealousy, Orin, and possessive love for father, Lavinia. Leads directly to suicide and deeper guilt. Point 3. The failure of external justice. No court intervenes. Orin finds no solace in law books. The only justice is Lavinia's self-sentencing. Conclusion. The play argues that personal vengeance is always corrupt, and true justice in a godless modern world becomes a private hell of guilt. Part 3. Short questions, MCQ angles. 1. What is the significance of the year 1865 in the play? Answer. It marks the end of the American Civil War, providing the historical backdrop and mirroring the end of the Public War and the beginning of the Mannons' private war. 2. Who is Seth Beckwith and what function does he serve? Answer. The Manson family gardener. He acts as the modern equivalent of a Greek chorus, providing commentary, exposition, and foreshadowing. 3. What is Adam Brant's real motive for courting Christine? Answer. While he falls in love with her, his initial motive was revenge against the Mannon family for their mistreatment of his mother, Marie Brantôme. 4. What does Lavinia's change in dress and appearance after her trip symbolize? Answer. It symbolizes her transformation into her mother's image, awakening, and her attempt to escape her old identity, which ultimately fails. 5. Why does Orin write the family history? Answer. He is trying to understand the law of crime and punishment that governs his family, and to use it as a weapon to control Lavinia by threatening to expose their secrets. 6. What is the haunted referred to in the title of the third play? Answer. It refers to the Mannon house haunted by ghosts, but more importantly to Orin and Lavinia being haunted by their guilt and the memories of their crimes. 7. How is the concept of Puritanism important to the play? Answer. It explains the repressive social environment that causes the characters to suppress their natural desires, leading to those desires exploding in distorted, destructive ways, incestuous feelings, adultery, murder. 8. What is the final irony of Lavinia's fate? Answer.
The woman who spent the entire play fighting to expose truth and punish crime must ultimately punish herself, becoming the last prisoner in the house she sought to control. 9. What role does the song Shenandoah play? Answer. It is a recurring motif that sets a melancholic tone, foreshadows death, and connects the characters' longing for escape, the river, the sea, with their inevitable tragic ends. 10. How does O'Neill modernize the character of Elektra? Answer. He gives her psychological depth, Elektra complex, makes her the active director of the revenge plot, not just a supporter, and focuses on her punishment and tragic fate after the revenge is complete, which the Greek myth often ignored. Part 4. Tragic Flaws and Devices Quick Guide. Tragic Flaws. Lavinia, her obsessive love for her father, Elektra complex, and her rigid, vengeful Puritan morality. Christine, her intense hatred for her husband and her sensual, impulsive nature in a repressive society. Orin, his pathological attachment to his mother, Oedipus complex, and his weak, impressionable mind, shattered by war. Ezra, his emotional coldness, inability to express love, and rigid patriarchal authority. Key literary devices. Dramatic irony. The audience knows Christine and Brant are plotting while Ezra does not. We know Orin will kill himself when he says he's cleaning his pistol. Foreshadowing. Seth's songs, the Chantyman's dirge, the constant mentions of ghosts and curses. Soliloquy monologue. Ezra's speech to Christine before his death. Orin's confusions about war and peace. Imagery, heavy use of death. Tombs, ghosts, corpses. Stone, metal, statues, masks, iron, and poison disease. Chorus, the townspeople, especially Seth, commenting on the action like a Greek chorus. Final tip for paper. जब भी क्वेश्चन आए, अपना जवाब लेयर्स में स्ट्रक्चर करें. सरफेस प्लॉट, कहानी में क्या हुआ. साइकोलॉजिकल लेवल, किरदारों के माइंड्स में क्यों हुआ. फ्रॉडियन कॉम्प्लेक्सेस, रिप्रेशन, गिल्ट. सिंबलिक थीमेटिक लेवल, इस इवेंट या कैरेक्टर का बड़े थीम्स और सिंबल्स से क्या ताल्लुक है. फेट, जस्टिस, द हाउस, एटसेट्रा. मिसाल, लविनिया का एंडिंग. फ्लोट, वो घर बंद करके अंदर कैद हो गई. साइकोलॉजी, इसने खुद को सजा दी क्योंकि उसका एहसास जर्म उसे खा रहा था. थीम सिंबल, ये मॉडर्न जस्टिस है, सेल्फ पनिशमेंट. घर अब उसकी कब्र है. बहुत बहुत गुड लक. आपने पूरा ड्रामा डिटेल में कवर कर लिया है. अब सिर्फ ये एग्जाम पैक दोहरा लें और पेपर में कॉन्फिडेंटली लिखें.